जी, अब हमने जो चैप्टर करना था चैप्टर नंबर 11 बेनाइन कंडीशंस ऑफ ओवरी एंड पेल्विस। सबसे पहले वो बताता है कि जो बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं ना वो एक्यूट पेल्विक पेन के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं और क्रोनिक पेल्विक पेन के साथ भी। ठीक है। और बाज़ औक़ात वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वुमन आती है कि कोई उसने एब्डोमिनल मास जो है उसको फील हुआ है, तो इस कंप्लेंट के साथ मास की कंप्लेंट के साथ भी आ सकते हैं। और इंसिडेंटल भी मिल सकते हैं कि कोई कंप्लेंट नहीं थी, कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, फीमेल जो है वो किसी और मसले के साथ आई थी या अपने रेगुलर चेकअप के लिए आई थी, तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन पे एक मास जो है वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन पे हमें नज़र आया और हमने तब डायग्नोसिस बनाया कि ये बेनाइन डिजीज़ है ओवरी की। और इसके जो है जब भी पेल्विक मास पैल्पेट होगा तो तब उसके कुछ डीडीज होंगे कि ये ट्यूमर हो सकता है एडजेसेंट स्ट्रक्चर का, यानी यूट्रस भी, ब्लैडर भी, बोवल भी, ये सब चीज़ें भी पेल्विस में पड़ी हुई हैं, तो इनमें से किसी का ट्यूमर हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद जो है इन जो मेन चीज़ें हैं इनको एक्सक्लूड करने के बाद फिर जो है ना वो सोचा जाता है कि ये बेनाइन डिजीज़ हो सकती है ओवरी की। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि जो प्रेजेंटेशन होगी वो किस तरह से होगी कि उसने ना एज के हिसाब से बताया कि जो यंग गर्ल्स होती हैं, एडोलेसेंट्स गर्ल्स होती हैं, उनमें ज़्यादा फंक्शनल सिस्ट कॉमन है। और जो कॉर्पस ल्यूटियल फॉलिकुलर सिस्ट है उनको हम देखेंगे आगे। और जो यंग वुमेन होती हैं उनमें जो है वो जर्म सेल ट्यूमर ज़्यादा कॉमन है। और जो पोस्ट मेनोपॉजल ओल्डर एज की वुमेन है उनमें एपिथेलियल जो ट्यूमर है वो बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर वो ज़्यादा कॉमन है। आगे डायग्नोसिस कैसे बनाना है, तो डायग्नोसिस जो है वो इसका सिम्टम्स की मदद से बनाया जाता है। और सिम्टम्स यानी पेल्विक डिस्कम्फर्ट का सिम्टम या एक मैस है तो उसकी वजह से प्रेशर इफेक्ट्स आ सकते हैं बोवल पर, ब्लैडर पर, ठीक है। और एक्यूट पेन, अब मैंने कहा था कि क्रोनिक पेन के साथ भी आ सकती है एक्यूट पेन भी। क्रोनिक पेन तो फिर ये होगी ना कि कॉम्प्लिकेशन या राइज हुई, सिंपली सिर्फ वो मैस है वो प्रेशर इफेक्ट डाल रहा है, डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहा है, तो क्रोनिक डल पेन हो रही है। लेकिन एक्यूट पेन जो होगी ना वो शो करेगी कि यहाँ टोरियन हो गया है सिस्ट का, या रप्चर हो गया, या हेमरेज हो गया। अब ये जो टोरियन होता है ओवेरियन टोरियन, इसको देख लेते हैं। उसने बॉक्स में बताया हुआ है कि जो ओवेरियन टोरियन होता है ना वो ये होता है, वो सिचुएशन होती है कि जो वास्कुलर पेडिकल है यानी जो वेसल्स ओवरी को सप्लाई करती है ना वो ट्विस्ट हो जाती है। जब उनकी ट्विस्टिंग होती है ना, रोटेशन होती है, तो क्या होता है कि वो जो वास्कुलर सप्लाई जा रही थी वो कंप्रेस हो जाती है और कट जाती है, मतलब ट्विस्ट होकर वो कंप्रेस हो जाती है। और अब नस ब्लड सप्लाई नहीं जाती ओवरी को। जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, इस्कीमिया होगा, तो आपको पता है इस्कीमिया में क्या होता है, पेन होती है, तो इस वजह से ओवरी में बहुत सीवियर पेन होगी उस एरिया में। तब जो है ना वो क्यों ऐसा होता है, क्यों ट्विस्टिंग हो जाती है, क्यों रोटेशन हो जाती है, जब ओवरी का साइज बड़ा होता है। ओवरी का साइज कब बड़ा होता है, जब ओवेरियन सिस्ट बनते हैं, बेनाइन सिस्ट बनती है। सबसे जैसे कॉमन डर्मोइड सिस्ट है, डर्मोइड सिस्ट में 15% तक जो है ना वो केसेस टोरियन के साथ आते हैं। तो डर्मोइड सिस्ट की वजह से ओवरी का साइज इतना बड़ा हो गया, अब ट्विस्टिंग हो जाएगी और ओवरी की ब्लड सप्लाई ना उस तक नहीं पहुंचेगी। अच्छा, आगे वो बता रहा है कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेंगे। एक्यूट ऑनसेट होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रही होगी, साथ नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे, डॉपलर करेंगे तो ब्लड फ्लो नजर आएगा कि ओवरी को ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा। इसमें जो है एमरजेंसी ट्रीटमेंट करना होता है, एमरजेंसी सर्जरी करनी होती है, क्योंकि ओवरी को अनट्विस्ट करना है। ओवरी की सप्लाई उसको जो है ना वो पहुंचनी चाहिए, और अगर जल्दी हमने ना किया उसको अनट्विस्ट, उसका ब्लड फ्लो ना रिस्टोर किया, तो फिर कॉम्प्लिकेशन अराइज होगी। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि उसका इन्फेक्शन होगा, गैंग्रीन होगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, और फिर इस नेक्रोटिक ओवरी को रिमूव करना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ है कि इसको जल्दी से जल्दी इमरजेंसी की एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए, ना कि इन्वेस्टिगेशंस करते रहना चाहिए। जब एक प्रेजेंटेशन आपको लगे कि ये टोरियन हो सकता है, तो आपको फिर इमरजेंसी इसको ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, आगे आ जाती है जी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन की तरफ वापस आते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स की तरफ वापस आते हैं। तो उसने कहा फर्स्ट लाइन जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, जब भी कोई वुमेन आएगी पेल्विक मास के साथ या पेल्विक पेन के साथ, तो हमारी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होगी अल्ट्रासाउंड स्कैन। अब अल्ट्रासाउंड आपको पता है कि ट्रांसवेजाइनल भी होता है, ट्रांस एब्डोमिनल भी होता है। जो ट्रांसवेजाइनल है वो पेल्विक मैसेज के लिए ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ट्रांसवेजाइनल जो है पेल्विक मैसेज के लिए ज़्यादा अच्छा है, उसकी बेटर रेजोल्यूशन है। लेकिन कुछ फीमेल्स में हम ट्रांस वेजाइनल की बजाय ट्रांस एब्डोमिनल को प्रेफर करते हैं। वो कौन सी फीमेल है, अगर जो है ना वो वुमेन हु हैव नेवर बीन सेक्सुअली एक्टिव, उनमें भी हम ट्रांस एब्डोमिनल करेंगे। या फिर बाजू का जो मास होता है ना वो उसका साइज बड़ा होता है, वो पेल्विस से एब्डोमेन तक गया होता है, तब हम ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वेजाइनल को फिर कंबाइन करते हैं, ताकि एब्डोमेन में देखने के लिए ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन की जाती है, और पेल्विस में जो उसका पार्ट है उसको देखने के लिए ट्रांस वेजाइनल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है अगर मास एक्सटेंड कर जाए पेल्विस से। उसके बाद एडिशनल अगर इन्वेस्टिगेशन देखें तो वो सिटी स्कैन आ जाता है या एमआरआई आ जाता है। ठीक है, ये फर्दर अब ये क्या करेंगे, फर्दर हमें डिटेल्स बताएंगे, फर्दर नेचर बताएंगे कि सिस्ट कैसी है, और अगर वो मेलिग्नेंट है या नहीं है, ये हमें सिटी स्कैन से आइडिया हो जाएगा। ठीक है। और फिर जो है वो ट्यूमर मार्कर्स चेक करने हैं। ट्यूमर मार्कर्स भी यही चीज़ बताएंगे कि मेलिग्नेंसी तो नहीं है, मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म तो नहीं है। फिर प्रेगनेंसी टेस्ट भी करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो मैस है, पेल्विक मैस है, उसका एक डीडी आपने प्रेगनेंसी भी बनानी है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी करना चाहिए कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं, उसको एक्सक्लूड करना है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर, सी रिएक्टिव प्रोटीन और वाइट सेल काउंट, ये भी चेक किए जा सकते हैं। ये आपको क्या करेंगे, ये आपका एक डीडी होता है अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस या ट्यूबोवेरियन एब्सेस। मतलब जब पेशेंट पेन के साथ आता है ना, तो वो पेन उसको अपेंडिसाइटिस की भी हो सकती है, वो पेन किसी एब्सेस की भी हो सकती है। तो तब आप
एब्सिस को या अपेंडिसाइटिस को रूल आउट करने के लिए उसका ब्लड टेस्ट करवा लेते हो, जाहिर बात है ये चीज़ें तो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की हैं, तो इन केसेस में तो WBCs रेज हो गए, एक्यूट रिएक्टिव जो प्रोटीन है वो रेज होगी, तो इसीलिए फिर ये हेल्प करती हैं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट और ये जो WBC है ये जो है ना वो आपको DDs रूल आउट करने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन ये जो MRI CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड है ये आपको सिस्ट की करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। आगे उसने टेबल में सारे ट्यूमर मार्कर्स बताए हुए हैं कि जो CA 1 to 5 है ये एपिथेलियल जो ओवेरियन कैंसर है उनका ट्यूमर मार्कर है, और जो CA 9 है ये एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर का ट्यूमर मार्कर भी है, और ये जो है ना वो अच्छा एक चीज़ याद रखें, जो CA 125 है ये एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर जो सीरस टाइप के है ना उनका मार्कर है, और जो CA 19 है ये जो म्यूसिनस टाइप के एपिथेलियल कैंसर है उनका मार्कर है। फिर इन्हीबिन की बात करें तो ग्रेनुलोसा सेल जो ट्यूमर होते हैं ग्रेनुलोसा सेल उनका ये मार्कर है। अगर आप लोगों ने वो वाला मेरा जो है ना वो वॉइस नोट सुना या वो चैप्टर रीड किया और जिसमें हमने हार्मोनल कंट्रोल देखा था मेस्टोसाइकिल का, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जो इन्हिबिन है ना वो एक जो है वो रेगुलेटर था, जिस तरह से FSH LH को रेगुलेट कर रही थी ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जाकर, वैसे ही थोड़ा बहुत इन्हिबिन भी अपना रोल प्ले करता था, और इन्हिबिन ग्रेनुलोसा सेल्स बनाते थे, वो जो फोलिकल के ग्रेनुलोसा सेल्स होते थे, तो इसीलिए वहां से याद रखिए आपके जो ग्रेनुलोसा सेल का अगर ट्यूमर होगा तो इन्हिबिन जो है वो एक ट्यूमर मार्कर होगा। इसके अलावा बीटा HCG की बात करें कि डिसजर्मिनोमा में, कोरियोकार्सिनोमा में, क्योंकि कोरियोकार्सिनोमा का भी यही मतलब है कि जो वहाँ पर सेल्स हैं ट्रोफोब्लास्ट हैं वो वहाँ से ट्यूमर बना है तो वो तो बीटा HCG बनाते हैं, तो कोरियोकार्सिनोमा का या डिसजर्मिनोमा का जो मार्कर है वो बीटा HCG। उसके बाद अल्फा फिटोप्रोटीन आ जाती है, तो ये एंडोडर्मा यॉर्क सैक, ये बहुत ज़्यादा पूछते होते हैं कि AFP किसका मार्कर है, और आपको ये हिंट भी दे रहे होते हैं अक्सर सिनेरियो में, तो यॉर्क सैक जो है ये आपने याद रखना है, यॉर्क सैक का जो मार्कर है वो AFP है, ठीक है। और इमेच्योर अगर टेराटोमा हो तो उसका भी मार्कर AFP है, तो ये इस तरह से आपने इसको याद कर लेना। आगे बात करते हैं जी फंक्शनल सिस्ट की, जैसे हमने देखा था कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन है फंक्शनल सिस्ट, इसकी ना 2 से 3 टाइप्स हैं, एक इसमें फोलिकुलर सिस्ट आ जाती है, फिर इसमें कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट आ जाती है, फिर जो थीका ल्यूटियल सिस्ट है ना वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा बनती है, तो थीका ल्यूटियल सिस्ट आ जाती है। अब पहले फोलिकुलर सिस्ट की बात करते हैं, तो फोलिकुलर सिस्ट का नाम से समझ आ रहा है कि फोलिकल से बनेगी। अब होगा क्या कि ये जो है ना वो कुछ फोलिकल होंगे, उनका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल जो फॉलिकल का साइज़ है वो 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। अगर वो 2.5 से ज़्यादा 3 तक 4, 5 या 10 से भी बड़ा हो जाएगा तो फिर वो उनको सिस्ट का नाम दिया जाएगा कि ये फॉलिकुलर सिस्ट डेवलप हो गया है। अगर CUCP यूज़ की जाए तो फंक्शनल सिस्ट का रिस्क बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इनकी एटियोलॉजी एज़ सच हमें नहीं पता, लेकिन ये समझ आ रही है कि फॉलिकल का साइज़ बड़ा हो रहा है, इसीलिए ये सिस्ट बन रही है, ठीक है? और अगर 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा साइज़ हो रहा है तो फिर अल्ट्रासाउंड पे आपको एक यूनिलोक्यूलर सिस्ट नज़र आती है। मैनेजमेंट अब इनकी सिम्पटम्स पे डिपेंड करती है, अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो जो है वो पेशेंट को रीअश्योर करवाया जा सकता है कि कोई सिम्पटम नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाएगी, और फिर कुछ दिनों के बाद एक रिपीट अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जा सकता है चेक करने के लिए कि क्या ये ठीक हो गई है, रेजोल्यूशन हो गई है, और पेशेंट जो है फिर उसको डिस्चार्ज कर दें, ठीक है? चलिए, और अगर सिम्पटम्स हों, ये तो था ना कि अगर सिम्प्टोमेटिक है तो हमने पेशेंट को रीअश्योरेंस करवाई और फिर उसका स्कैन रिपीट किया, और फिर अगर वो रेजोल्यूशन हो रही थी तो उसको डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन अगर उसके सिम्पटम्स आ रहे हैं तो फिर आपको सिस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर आप रेजोल्यूशन का वेट नहीं करोगे, और फिर जो है वो लेप्रोस्कोपी से सिस्टेक्टमी कर देनी है, ठीक है? एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगी कि जो फॉलिकुलर सिस्ट है ना, इसमें होता क्या है? इसमें ना अब आप खुद सोचें कि फॉलिकल इनलार्ज करें, तो जो फॉलिकल होते हैं वो कौन-सा हार्मोन बनाते हैं? फॉलिकल जो होते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं, वो एस्ट्रोजन बना रहे होते हैं थ्रू आउट द प्रोलिफरेटिव फेज़ या थ्रू आउट द फॉलिकुलर फेज़, वो बना रहे होते हैं एस्ट्रोजन। अब फॉलिकुलर सिस्ट में ये होता है कि एस्ट्रोजन की ना अमाउंट इंक्रीज़ कर जाती है क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा एस्ट्रोजन बन रहा है। अब जब एस्ट्रोजन ज़्यादा बनता है तो जो एंडोमेट्रियल है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। यूट्रस में एंडोमेट्रियम की ग्रोथ ज़्यादा होती है। जब ग्रोथ ज़्यादा होती है तो पेन या इर्रेगुलर ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आते हैं। यूजुअली जो फॉलिकुलर सिस्ट के पेशेंट हैं वो पेन के साथ और इर्रेगुलर ब्लीडिंग के साथ आ सकते हैं। मैंने कहा ना अगर सिम्पटम्स आएँगे तो वो सिम्पटम्स क्या होंगे मैं वो बता रही हूँ, तो पेन और इर्रेगुलर ब्लीडिंग। तो फिर जो है ना अगर सिम्पटम्स आएँगे तो फिर आप उसका अल्ट्रासाउंड करोगे, आपका सिस्ट का डायग्नोसिस बनेगा और फिर आप उसका लेप्रोस्कोपी सिस्टेक्टमी करोगे। नेक्स्ट जो सिस्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट है। ये बनती है ओवुलेशन के बाद, मतलब जो फॉलिकुलर सिस्ट है वो बन रही होती है पहले फेज़ में, जो कि ओवुलेशन से पहले का फेज़ है, जो कि प्रोलिफरेटिव फेज़ है। लेकिन जो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट है ये बनती है दूसरे फेज़ में, जो कि ओवुलेशन के बाद आता है, ल्यूटियल फेज़ आता है। अब अगर ये रप्चर कर जाएगी तो उसकी वजह से पेन होगा, हैमरेज होगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दी है कि जो बेनाइन सिस्ट होती हैं वो रप्चर और हैमरेज के बाद एक्यूट पेन के साथ भी प्रेजेंट कर सकती हैं। ट्रीटमेंट जब इसका एक्सपेक्टेंट होगा एनाल्जेसिया दे देना है पेशेंट को, क्योंकि उसको पेन हो रही है और ये रेजोल्यूशन इसकी हो जाएगी, लेकिन बाजू का जो है वो आपको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। अगर सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो जाएगी तो फिर जो आप सर्जरी करोगे, वॉश आउट करोगे पेल्विस को और ओवेरियन सिस्टेक्टमी कर दोगे। एक चीज़ है इंपॉर्टेंट कि जो ये कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट होती है, अगर आप इनका डोपलर स्कैन करो तो उसमें जो है ना आपको रिंग ऑफ फायर नजर आती है, जो उसने एक पिक्चर भी बनाई हुई है 10 टीचर्स पे, उसमें बी पार्ट में वो दिखा रहा है कि रिंग ऑफ फायर आपको नजर आती है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट जो है वो डोपलर पर, ठीक है? अब यहाँ पर अगर इस
की सिम्टम्स की बात करें तो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, अब आप खुद देखें कि इसमें क्या होता है, इससे प्रोजेस्टेरोन बन रहा होता है क्योंकि इसमें ल्यूटिनाइजिंग हो चुकी होती है, तो जो सेल्स हैं वो प्रोजेस्टेरोन बना रहे होते हैं ओवुलेशन होने के बाद। अब जब इसमें प्रोजेस्टेरोन बन रहा है ना, तो अब कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट इसमें बनी है तो प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करेगा तो मेंस्ट्रुएशन डिले हो जाएगी। एंडोमेट्रियम ने शेडिंग करनी थी प्रोजेस्टेरोन विथड्रॉल की वजह से, वो शेडिंग नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन पेशेंट की डिले हो जाएगी। पेशेंट आपके पास इसी कंप्लेंट के साथ आएगा कि पीरियड मिस हो रहे हैं, उसको पेन हो सकती है और एक मास भी फील हो सकता है। तो ये जो थी ना प्रेजेंटेशन, आपने फोलिकुलर सिस्ट की भी जो मैंने बताई है याद रखनी है और कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट की भी याद रखनी है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है थीका ल्यूटियल सिस्ट। थीका ल्यूटियल सिस्ट जो है ये प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड है और यूजुअली ना मल्टीपल प्रेगनेंसी जो बहुत तभी ये बनती है थीका ल्यूटियल सिस्ट। इनका इंसिडेंटल डायग्नोसिस बनाया जा रहा होता है, यानी प्रेगनेंसी में आपने ओब्स में पढ़ना भी है कि रूटीन अल्ट्रासाउंड हो रही होती है, तो तब देखा जाता है कि ये कोई सिस्ट बन गई है ओवरी में, तो उसको फिर थीका ल्यूटियल सिस्ट का नाम दिया जाता है। ये यूजुअली बायलेटरल होती है, दोनों ओवरीज में बन रही होती है, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाती है, प्रेगनेंसी में ही रिजॉल्व कर जाती है ये। यहाँ पर फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट खत्म होती हैं। अब नेक्स्ट जो बात करनी है वो इन्फ्लेमेटरी ओवेरियन सिस्ट करनी है। जो इन्फ्लेमेटरी ओवेरियन सिस्ट है ना, यूजुअली एसोसिएटेड होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के साथ। जब आपने जेनिटो यूरिनरी मैंने आपको प्रॉब्लम्स पढ़ाई थी, उसमें हमने पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को डिटेल से देखा था कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है वो यूजुअली या गोनोरिया की वजह से हो रहा होता है या बाकी भी कोई ऑर्गेनिज्म करवा सकता है। इसमें जो है ना वो असेंडिंग जो है वो इन्फेक्शन जाता है कि वो यूट्रस के बाद फिलोपियन ट्यूब को भी इन्वॉल्व कर लेता है, और वो अभी वो बता रहा है कि वो इवन ओवरी तक भी जा सकता है, ओवरी में इन्फ्लेमेटरी ओवेरियन सिस्ट बन सकती है। इसमें जो इन्फ्लेमेटरी मास बनेगा वो ट्यूब को इन्वॉल्व कर सकता है, ओवरी को और बोवल को भी इन्वॉल्व कर सकता है। उसको जो है ना वो आप इमेजिंग पे आप देखोगे तो आपको एक मास नज़र आएगा, या एक एब्सिस जैसी आपको चीज़ नज़र आएगी इमेज पे। उसके बाद डायग्नोसिस का पीएडी की तरह ही बनाया जाता है, और मतलब पीएडी का हमने देखा था कि डायग्नोसिस ना क्लिनिकल था, तो इसमें भी हम ना बिल्कुल पेशेंट की प्रेजेंटेशन पीएडी की होगी कि एब्डोमिनल पेन है उसको, और डिस्पेरियनिया है, कोई वेजाइनल डिस्चार्ज है, इस तरह का इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस होगा, इमेजिंग करेंगे तो मैस नजर आ जाएगा ओवरी में। फिर क्या करेंगे, इन्फ्लेमेटरी मार्कर चेक कर लेंगे, इन्फ्लेमेटरी मार्कर रेज होंगे तो हमें समझ आ जाएगी इन्फ्लेमेटरी डिजीज चल रही है। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स देनी है, साथ आपने उसको अगर सिस्ट है तो उसको सर्जिकली ड्रेन कर लेना है और एक्सरसाइज कर देना है। डेफिनेटिव सर्जरी ना तब तक इसकी नहीं कर रहे होते जब तक एक्यूट इन्फेक्शन रिजोल्व हो जाए। जब एक्यूट इन्फेक्शन ठीक हो जाए, सारा सिस्टमिक इन्फेक्शन ठीक हो जाए, क्योंकि पीरियड में सिस्टमिक सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, तो फिर जो है ना फिर आप उसकी डेफिनेटिव सर्जरी करते हो, उसको रिमूव करते हो, एक्सचेंज करते हो। पेशेंट जो है वो एंडोमेट्रियोमा के साथ भी आ सकता है। ये तो पीआईडी वाला यहीं पे खत्म हो गया, बाकी एंडोमेट्रियोमा की बात करते हैं जिनको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। ये आपको पता है कि एंडोमेट्रियोसिस होता है, यानी यूट्रस का जो टिश्यू है वो जब ओवरी तक पहुंच जाता है तो वहाँ पे ब्लीड करवाता है, चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं। और चॉकलेट सिस्ट को इसलिए कहते हैं कि जो ब्लड है उसका कलर ऑल्टर हो जाता है ओवरी के अंदर, तो वो फिर उसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक ना ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आती है अल्ट्रासाउंड स्कैन पे, आप उसका अल्ट्रासाउंड करोगे तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आएगी, तो वो एंडोमेट्रियोमा होगा। उसका भी मैनेजमेंट ऐसी की जाती है फिर कि उसको रिमूव किया जाता है। यहाँ पर जो है वो फंक्शनल और इन्फ्लेमेटरी सिस्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट बात करनी है जर्म सेल ट्यूमर। ये हमने कहा था कि जो जर्म सेल ट्यूमर है ना ये यंग वुमेन में ज़्यादा कॉमन है। वो कह रहा है कि 20 से 40 ईयर्स की जो वुमेन है ना उनमें ये ज़्यादा कॉमन होते हैं, और पीक इंसिडेंस इसका अर्ली 20s में होता है। अब जर्म सेल ट्यूमर में जो सबसे कॉमन ट्यूमर है, ये सबसे कॉमन सिस्ट है ना वो डर्मोइड सिस्ट है, जिसको सिस्टिक टेराटोमा भी कहा जाता है। इसमें होता है कि इसमें फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है जो कि डिफरेंट लेयर्स यानी 3 एम्ब्रियोनिक जर्म सेल लेयर से ड्राइव होता है, इसीलिए वो मेसेनकाइमल भी उसमें पार्ट है, एपिथेलियल पार्ट भी और स्टोमा भी। अब वो हेयर, टीथ, फैट, स्किन, मसल, कार्टिलेज, बोन, एंडोक्राइन, इस तरह की कोई भी टिश्यू वो बना सकता है, और कोई भी टिश्यू उसमें मौजूद हो सकता है। ठीक है, एंडोमोइड सिस्ट में। अब उसके बाद वो बात करते हैं कि 10% तक जो डर्मोइड सिस्ट है वो आपको बायलेटरल मिल रही होती हैं, दोनों साइड्स पे होती हैं, और इनमें जो मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का रेट है वो 2% से कम है। अब ये जो परसेंटेज है ना डर्मोइड सिस्ट से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने बताया था जब टोरियन हमने डिस्कस की तो 15% तक जो डर्मोइड सिस्ट है वो टोरियन के साथ प्रेजेंट करती है। अब वो बता रहा है कि जो 10% तक सिस्ट है वो बायलेटरल होती है, और 2% से कम इनमें मेलिग्नेंसी का रिस्क है। अच्छा, अब जो है ना वो ये यूजुअली ओवर 40 बन रही होती है जो डर्मोइड है। इनका डायग्नोसिस जो है वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन से कंफर्म किया जाता है, क्योंकि इनमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी आप एमआरआई भी कर सकते हो। एमआरआई भी यूजफुल है क्योंकि हमारी सॉफ्ट टिश्यू के लिए होती है, तो इसमें फैट बहुत ज़्यादा, तो एमआरआई भी यूजफुल हो सकती है। करना इसमें क्या है, जनरली ओवेरियन सिस्टेक्टमी कर देते हैं, सिस्ट को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसकी स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन नहीं होती। वो तो फंक्शनल सिस्ट थी ना, हमने कहा था स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाएगी, इसकी हमें सिस्टेक्टमी ही करनी पड़ती है। सर्जरी जो है ना स्पेशली आप तब करते हो कि अगर डर्मोइड इसकी सिम्टम्स आ रही हो, और अगर उसका साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपको पता है अगर ये लार्ज करती जाएगी बहुत बड़ी हो जाएगी तो ये टोरियन करवा सकती है, तो उसको फिर निकाल देते हैं ओवेरियन टोरियन को प्रिवेंट करने के लिए, और साथ जो है वो टिश्यू भी ले लेते हैं ताकि हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस करने को, मिलिग्नेंसी तो नहीं थी। नेक्स्ट यहाँ पर जर्म सेल में मतलब आपकी डर्मोइड सिस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो एपिथेलियल ट्यूमर आते हैं। अब ये जो थे ये पोस्ट मिनोपॉजल में या पेरी मिनोपॉजल पीरियड में होते हैं, ओल्डर वुमेन में ज़्यादा होते हैं। इनमें से जो एपिथेलियल ट्यूमर में सबसे कॉमन है वो सिस्ट एडिनोमा
है सीरस सिस्टेडिनोमा, ठीक है, सीरस सिस्टेडिनोमा है, ये 20 to 30% बेनाइन ट्यूमर जो वुमेन में है उनमें अंडर 40 जो होते हैं उनमें सीरस सिस्टेडिनोमा 20 to 30% होता है। अब सीरस जो होते हैं वो टिपिकली क्या होते हैं, यूनिलोक्यूलर यूनिलैटरल, ये एक ही ओवरी में ज्यादातर होते हैं, और जो म्यूसिनस सिस्टेडिनोमा होता है ये मल्टीलोक्यूलर और बायलेटरल होते हैं, ठीक है। तो सीरस जो है ये यूनिलोक्यूलर यूनिलैटरल, जिनके लिए आपको CA-125 मार्कर बताया था, और जो म्यूसिनस है जिनका हमने देखा था CA-19 मार्कर था, वो बायलेटरल होते हैं और मल्टीलोक्यूलर होते हैं, ठीक है। बायलेटरल होते हैं 10% केसेस में। अब ब्रिनर ट्यूमर जो है वो भी एपिथेलियल ट्यूमर है, वो स्मॉल ट्यूमर होते हैं, वो यूजुअली ओवरी के अंदर इंसिडेंटली मिल जाते हैं क्योंकि ऐसे सिम्टम नहीं आ रही होती, और उनमें ना यूरोथीलियल लाइक एपिथेलियम होती है जो हमने यूरिनरी ब्लैडर में देखी थी। आगे बात करती हैं जी सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर की। इनमें फाइब्रोमा आ जाते हैं, ओवेरियन फाइब्रोमा ये सबसे कॉमन है जो सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर है। जो इन सब में से सबसे कॉमन वाले हैं ना वो आपने याद रखने हैं, जैसे जब आपको जर्म सेल ट्यूमर बताया तो मैंने कहा कि डर्मोइड सबसे कॉमन है, फिर एपिथेलियल ट्यूमर में हमने देखा कि सीरस वाले सबसे कॉमन है। अब सेक्स कोड स्ट्रोमल में वो कह रहा है कि जो सॉलिड आपके पास फाइब्रोमा है ना वो ज्यादा कॉमन है। अब इनमें स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, ओल्डर वुमेन में ये ज्यादा होते हैं, और टोगिन के साथ वो प्रेजेंट कर रही होती हैं, या हैवीनेस के साथ प्रेजेंट कर रही होती हैं। पेशेंट जो है वो बाजुकात मीक सिंड्रोम के साथ। अब मीक सिंड्रोम इज रिलेटेड टू फाइब्रोमा, ये एमसीक्यू आता होता है कि मीक सिंड्रोम जो है वो किस ओवेरियन ट्यूमर से रिलेटेड है, तो वो फाइब्रोमा से रिलेटेड है, सेक्स कोड स्ट्रोमा ट्यूमर से रिलेटेड है। मीक सिंड्रोम में होता क्या है, इसमें ना एक तो प्लूरल फीजन होती है पेशेंट को, दूसरा उसको असाइटिस होता है, ठीक है, और तीसरा उसको ओवेरियन फाइब्रोमा होता है, ठीक है। तो ओवेरियन फाइब्रोमा, असाइटिस और प्लूरिफियन। अब जब आप ओवेरियन फाइब्रोमा को रिमूव कर देते हो तो उसके बाद प्लूरिफियन जो है वो खुद ही ठीक हो जाती है। अच्छा, दूसरी जो टाइप है सेक्स कोस्टोमा की वो थिकोमा, ये बिनाइन ट्यूमर होते हैं, लेकिन इनका बात वो इसलिए करें क्योंकि ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। मीनोपॉज के बाद यूजुअली आते हैं, और इनमें अब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जब एस्ट्रोजन ज़्यादा होती है तो फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जैसे मैंने आपको फंक्शनल सिस्ट में बताया था कि अगर फोलिकुलर सिस्ट होंगे वो तो अडोलेसेंट गर्ल्स में थे ना, तो उनमें भी ब्लीडिंग के साथ वो यूजुअली आती हैं। तो अगर पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ कोई वुमेन आए तो हम ये भी सोच सकते हैं कि इसमें थिकोमा बन सकते हैं, ओवरी में कोई सेक्स कोस्टोमा बन सकता है। चलें, हाँ, लेकिन ये बिनाइन है, बट ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इंड्यूस करवा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये एस्ट्रोजन बनाई जा रहा है तो एंडोमेट्रियम तो है वो स्टिमुलेट होती जाएगी। खुद तो ये ओवरी में पड़े हैं, खुद तो ये बिनाइन है, लेकिन एंडोमेट्रियम में ये कैंसर करवा सकते हैं। आगे हमने जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज एंडोमेट्रियोसिस, तो फिर उसकी बात करते हैं।